सो हेलो एवरीवन, आज हम अपना क्लास 12 का डी और ए ब्लॉक चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं। पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, देन ए ब्लॉक को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 3 से लेकर 12 के एलिमेंट्स आते हैं। इन्हें हम 4 सीरीज में कैटेगराइज किए हैं। 3D सीरीज जिसके अंदर स्कैंडियम से लेकर जिंक के एलिमेंट आते हैं। 4D सीरीज जिसमें यट्रीवियम से लेकर कैडमियम आते हैं। 5D सीरीज लेंथेनम, मरकरी, देन हाफनियम टू मरकरी आते हैं। 6D सीरीज में एक्टिनियम, देन रफनियम से लेकर कॉपरनीशियम। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो ट्रांजिशनल होता है बिटवीन एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में। क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो आयनिक होता है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो कोवेलेंट होता है, इसीलिए एज ए ट्रांजिशनल वर्क करते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट जो होते हैं। रीज़न नंबर 2 ये है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC दे हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन और ns में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सबसेल में जाता है। एक्सेप्शन है, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहेंगे, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। रीज़न इसलिए क्योंकि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, देन हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव वन और मोर टाइपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी हो गया जैसे डक्टाइलिटी, मेलिएबिलिटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसमें भी एक्सेप्शन है जो मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज। देन हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, दे आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि ये सब सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है, कहता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा और सिमुलटेनियसली इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इंक्रीज होगा। इस टर्म के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, देन हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, वेरिएशन इन एटॉमिक साइजेस। तो फर्स्ट साइजेस इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट सीरीज 3D टू सेकेंड सीरीज 4D सीरीज एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज आर सेम विथ रिस्पेक्ट टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, मतलब देखो क्या होता है, देखो जैसा कि हम यहाँ पर देखे थे ना 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज में डिवाइड किया गया ट्रांजिशन मेटल्स को। ठीक है, 3D सीरीज से जब हम 4D सीरीज में जाते हैं ना एलिमेंट्स में, तो साइज़ क्या होता है ना इंक्रीज करता है जब हम 3D टू 4D जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं जब हम 4D टू 5D सीरीज जाते हैं ना तो हम क्या देखते हैं, वो दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना वो दोनों का साइज़ जो है ना वो लगभग सिमिलर ही आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है जर्कोनियम और हाफनियम, ये दोनों का साइज़ देखोगे ना तो एकदम सिमिलर आएगा, थोड़ा ही 19-20 होगा। देन है सिमुलटेनियसली ये दोनों का भी, नायोबियम और टेंटनम का, और मोलिब्डेनम और टंगस्टन का भी, ये तीनों का साइज हम देखेंगे ना सिमिलर आएगा। देन देखते हैं डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। ठीक है, डेंसिटी जो होता है वो टाइटेनियम से कॉपर जब हम जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है ना जब वो इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इट इज सेपरेटिंग ऑफ ऑल द एटम्स फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब देख लो जैसे क्या वाटर है। ठीक है, तो वाटर में जब हम 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन तीनों को जब हम अलग कर देंगे ना तो उसको अलग करने में जो एनर्जी लगेगा उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, और जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, तो जितना ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसको अलग करने में, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्रोपोर्शनल होता है टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन देखेंगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इट इज़ रिमूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, जैसे क्या मान लेते हैं हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसे जब हम इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना तो उसको निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इट इज़ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन आउटर्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है ना, कोई भी एक एटम है
उसके अलग आसपास इलेक्ट्रॉन्स होता है बहुत सारा, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो अपने आप में ही रिपल्सन करता है। और हमको पता है अंदर जो न्यूक्लियस बैठा है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसको हम जेड इफेक्टिव कहते हैं, जिस वजह से साइज छोटा होता है। लेकिन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप में ही रिपल्सन करता है, तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज करता है। सो रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द शिल्डिंग इफेक्ट। देन हमारा टर्म आता है हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है। सो हाइड्रेशन इंथैल्पी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन डिल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयन। देन हमारा 6th प्रॉपर्टी आता है आयनाइजेशन इंथैल्पी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी फॉर सक्सेसिव एलिमेंट इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी एक्रॉस द पीरियड जब हम जाएंगे तो वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करता है ना जिस अमाउंट से, और सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी जो इंक्रीज करता है, तो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी जो इंक्रीज करता है ना जिस मैग्नीट्यूड से, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो इंक्रीज करता है जिस अमाउंट से फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी में, ठीक है। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी और सेकेंड और थर्ड क्या होता है हम बताते हैं। अगर कोई मेटल है, ठीक है, उससे जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो बन गया M+, इसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी हो गया क्या, कोई मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकला हुआ है और हम फिर से उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये बन गया M2+, तो ये हो गया हमारा सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी हो गया क्या, कोई मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकला हुआ है और हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा M3+, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। और ये बात हमेशा याद रखना, क्या थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सेकेंड से, और सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। देन हम देखते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होगा, ठीक है ना, मतलब उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक निकालना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ईजी होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनाइजेशन इंथैल्पी, सो एट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स न्यूक्लियस, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन को अपने ओर, उतना ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में। रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा उतना कम आयनाइजेशन इंथैल्पी लगेगा। देन आता है एक्सचेंज एनर्जी। सो लूज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा और उतना ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा। और एक्सचेंज एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ पाई स्पिन इन डीजेनरेट, पैरेलल स्पिन इन डीजेनरेट और वाइटल, ठीक है। नो लूज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कॉन्फ़िगरेशन। देन हम देखते हैं हंस रूल। क्या कहता है हंस रूल, बिफोर डबल ऑक्यूपेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल एवरी ऑर्बिटल इन सब लेवल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। मतलब देखो जैसे हम मान लेते हैं P ऑर्बिटल है, इसमें कितना होता है 3 ऑर्बिटल होता है P का, ठीक है। तो मेरे पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो 1 2 3, फिर उसके बाद हम ऐसे फिल करेंगे 4 5, ठीक है। ये होता है हमारा सही तरीका। हम ऐसे नहीं फिल कर सकते हैं, जैसे P ब्लॉक हो गया 1 2 3, ठीक है। हम ऐसे नहीं फिल कर सकते कि 1 दिए 2 दिए फिर इसी में 3 दे दिए फिर इसी में 4 दे दिए फिर इसमें 5 दे दिए, नहीं। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को ना ऑर्बिटल में फिल करेंगे ना, तो अगर उसके पास 3 ऑर्बिटल है कोई भी सब सेल में, मान लेते P है, तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों जितना भी ऑर्बिटल है उसके पास तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, देन ही हम उसका पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यही कहता है हंस रूल। अकॉर्डिंग टू इट लोएस्ट एनर्जी स्टेट, और ये सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है जब ये हमारा जितना भी ऑर्बिटल है वो सिंगली ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है, विथआउट डबल पेयरिंग। सो इज मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट ऑफ सिंगल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड पैरेलल स्पिन, ये जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है। देन हम प्रॉपर्टी देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ट्रांजिशन मेटल सो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इन P block lower oxidation state show by heavier metals due to inert pair effect. In D block elements show higher oxidation state. Chromium +6 in form of dichromate
इन एसिडिक मीडियम इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड टंगस्टन ऑक्साइड आर नॉट। ठीक है, मतलब क्रोमियम +6 के फॉर्म में और डाइक्रोमेट के फॉर्म में ना एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि मोलिब्डेनम ऑक्साइड और टंगस्टन ऑक्साइड नहीं होता है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स इन देयर कॉम्प्लेक्स फाउंड व्हेन लिगेंड हैव गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, कोई भी मेटल्स का कॉम्प्लेक्स में ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तभी कम होगा जब उसका जो लिगेंड है ना वो गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर करेगा। तो ठीक है, देन हम देखते हैं क्रोमियम 2+ यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन D4 है, इज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि वो D4 से D3 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है और ये हाफ फिल T2G में है। मैंगनीज +3 कॉन्फ़िगरेशन D4 है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा क्योंकि ये D4 से D5 जा रहा है, यानी वो हाफ फिल हो रहा है, D5 हो रहा है। ठीक है, ये रीज़न तो ये दोनों का हो गया है, मतलब क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होगा और मैंगनीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा। और रीज़न ये भी है कि E0 ऑफ क्रोमियम 3+ नेगेटिव आ रहा है जबकि E0 ऑफ मैंगनीज पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंगनीज का ज़्यादा आ रहा है इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। देन हम देखते हैं मोलिब्डेनम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और टंगस्टन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब जितना भी टर्म है ना, जैसे क्या हो गया यहाँ हमारा क्रोमियम +6 इन डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ये दोनों नहीं है। ठीक है, फिर ये सब हो गया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर ये हो गया क्या लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तभी होगा जब लिगेंड उसका पाई गुड है। तो मतलब जितना भी टर्म है ना डायरेक्ट ये सबको याद करना है, इसमें कुछ लॉजिक वाली चीज़ नहीं है। ठीक है ना, ये सब याद करना ही पड़ेगा और ये सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देन हम देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो जो स्कैंडियम होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, टाइटेनियम जो होता है वो +2 +3 +4 तीनों शो करता है, वेनेडियम +2 +3 +4 +5 ये चारों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देन क्रोमियम +6 तक, मैंगनीज +7 तक, आयरन +2 +3 +4 और +6 शो करता है। कोबाल्ट +2 +3 +4, निकेल +2 +3 +4 और कॉपर +1 +2 और जिंक +2 होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद करना ही पड़ेगा। देन हम देखते हैं ट्रेंड्स इन E0 ऑफ M2+2 M। कॉपर है प्लस पॉजिटिव E0 वैल्यू M2+2 M विच इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, क्योंकि कॉपर से जब कॉपर 2+ बनता है ना तो इसका जो एटोमाइजेशन एनर्जी होता है वो हाई होता है और इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होता है। तो इस वजह से ना एटोमाइजेशन एनर्जी इज नॉट, वो बैलेंस नहीं कर पाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो कॉपर कांट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड HNO3 यानी निट्रिक एसिड और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ कॉपर। E0 ऑफ मैंगनीज निकल जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब जो E0 वैल्यू आता है ना M2+2 M E0 वैल्यू ऑफ मैंगनीज निकेल जिंक वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है जितना हम एक्सपेक्ट किए थे। कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस, क्योंकि कॉपर +2 इज वेरी नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज करता है तो एबिलिटी टू रिड्यूस वो भी इंक्रीज होता है और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज करता है। ट्रेंड्स इन, देन हम प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बिलोंग्स टू टाइटेनियम फ्लोरीन 4, वेनेडियम फ्लोरीन 5, क्रोमियम फ्लोरीन 6। ठीक है, यानी टाइटेनियम पे +4 आ गया, यहाँ वेनेडियम पे +5 आ गया और क्रोमियम पे +6 आ गया। ठीक है, देखो हम यहाँ पर देखे थे ना टाइटेनियम में +4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट था। ठीक है, और वेनेडियम पे +5 और क्रोमियम पे +6 हाईएस्ट था। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट याद रहेगा ना तो हम बता सकते हैं क्या सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी एक पार्टिकुलर मेटल कितना दे सकता है। ठीक है, देन देखते हैं मैंगनीज इन +7 नॉट लाइन सिंपल हेलाइट्स बट मैंगनीज ऑक्साइड फ्लोराइड। ठीक है,
मतलब जो मैंगनीज है ना +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो सिंपल हैलाइड्स में नहीं पाया जाता है। हैलाइड्स मतलब हो गया हमारा हैलोजन फैमिली से जो बिलोंग करता है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, वो सबके साथ जब कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो उसे हम हैलाइड्स कहते हैं। तो वो सिंपल हैलाइड्स के फॉर्म में कभी भी उसका जो कंपाउंड होगा ना उसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। मैंगनीज तभी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जब वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। फ्लोरीन स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, क्योंकि इसका हायर लेटिस एनर्जी होता है, जैसे कोवेल्ट F3 हो गया, कोवेल्ट के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि इसका हाई बॉन्ड एनर्जी होता है, जैसे एग्जांपल है बेनेडियम F5 और क्रोमियम F6। ये सब याद करना पड़ेगा। मतलब देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लेटिस एनर्जी हाई है और एग्जांपल दे देगा, तो अगर आपको ये याद रहेगा ना तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये सब डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। तो एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन कोई भी लाइन से उठा के दे सकता है। अगर पूछ लेगा हायर बॉन्ड एनर्जी किसका है, ठीक है, तो ये दोनों में भी दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, तो अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो। देन हम देखते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स फॉर्म इज स्कैंडियम ऑक्साइड टू मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में +3 से +7 तक गया है, ठीक है। देन हम देखते हैं फेरेट्स, यानी FeO2 पावर है -2 इसका, और आयन पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर्म्ड इन अल्कलाइन मीडियम एंड डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड एंड ऑक्साइड, ठीक है। हाईएस्ट मैंगनीज फ्लोराइड हाईएस्ट मैंगनीज ऑक्साइड ये है, ठीक है। मतलब हाईएस्ट जो मैंगनीज फ्लोराइड होगा वो ये होगा, और हाईएस्ट मैंगनीज ऑक्साइड होगा वो ये होगा जो फॉर्म कर सकता है। देन हम देखते हैं Mn2O7, ठीक है। ईच मैंगनीज इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्लूडिंग ए मैंगनीज, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये ऑक्सीजन है, इंक्लूडिंग ए मैंगनीज ब्रिज, ठीक है। तो ये जो Mn2O7 है ना उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रहा है कि ये टेट्राहेड्रल होता है और ये सराउंडेड होता है बाय ऑक्सीजन के, ठीक है, और बीच में एक ब्रिज भी बनता है मैंगनीज की तरह, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड फॉर्म, ठीक है। कोई भी मेटल का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना तो वो उसी कंपाउंड में शो करेगा जब वो ऑक्साइड फॉर्म में होगा या फिर फ्लोराइड फॉर्म में होगा, क्योंकि फ्लोरिड और ऑक्सीड जो है आयंस है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और बहुत स्मॉल होता है। देन हम प्रॉपर्टी देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। मतलब उनका ना बहुत सारा प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है, एक जैसा सबका प्रॉपर्टी नहीं होता है। सम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड डिजोल्विंग मिनरल एसिड, few are novel and don't react with simple acid. First series metals are more reactive except copper and oxidized by 1 molar of H+. But rate of getting oxidized is sometime low. Example, titanium and vanadium are passive to dilute non-oxidizing acids at room temperature, ठीक है। देन हम देखते हैं E0 M2+2M, मतलब उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी बच गया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखते हैं तो आगे क्या है इसमें। इंक्रीजिंग ऑफ E0 ऑफ M2+2M इंडिकेट डिक्रीज इन टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवेलेंट केटायन एक्रॉस द सीरीज, ठीक है। मतलब देखो जितना एनर्जी लगेगा ना M से M2+ बनने में, इसका मतलब क्या है, उतना ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, मतलब वो उतना स्लो होते जाएगा कोई भी मेटल M2+ फॉर्म करने में, क्योंकि एनर्जी बढ़ रहा है उसको बनाने में। क्योंकि देखो इसका रीज़न है क्या, मतलब E0 वैल्यू जो है ना क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों का सम करोगे ना तो ही ये बताता है E0 इसका वैल्यू, ठीक है। सेकेंड रीज़न है इरेगुलर इन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कम होता है मैंगनीज और वैनेडियम के लिए। देन देखते हैं E0 ऑफ M2+2M फॉर मैंगनीज और निकल जिंक मोर नेगेटिव था देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ पर हम इसका रीज़न जानेंगे ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखो मैंगनीज का इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये 4:3d5 से 3d5 जाता है, यानी इसका स्टेबिलिटी
इंक्रीज होता है, इसीलिए और ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होता है इसका इनेट वैल्यू, यानी कम होता है। निकेल में हैव हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी। जिंक का रीज़न ये है क्योंकि ये 4:3d10 से 3d10 ये भी स्टेबल की ओर जाता है, इसीलिए एनर्जी जो होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है इनोट वैल्यू। देन हम देखते हैं मैंगनीज 3+ एंड कोबाल्ट 3+ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। टाइटेनियम 2+ में, वेनेडियम 2+ में, क्रोमियम 2+ में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल क्रोमियम 2+ और 2H+ से मिलके 2 क्रोमियम 3+ प्लस हाइड्रोजन बना, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि क्रोमियम 2+ जो है ना वो क्रोमियम 3+ में जाके चेंज हो रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है। और जो लूज करता है वो ऑक्सीडाइज करता है, और जो ऑक्सीडाइज करता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। सो इसी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है। देन हम देखते हैं, देखो ये बात ना हमेशा याद रखना, इनोट जो होता है ना, इनोट वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर का। जितना ज़्यादा कोई भी मेटल्स का इनोट वैल्यू होगा उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर एजेंट होगा। सेम सिमिलरली रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट उतना कम होगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो रहा है तो ऑक्सीडाइज कम होगा, और ऑक्सीडाइज कम होगा तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देन हम प्रॉपर्टी देखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है मतलब उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है ना वो रिपेल करता है बाय मैग्नेटिक फील्ड से। वहीं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये अट्रैक्ट होता है बाय मैग्नेटिक फील्ड से, जबकि डायमैग्नेटिक के केस में रिपेल होता था। एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना वो मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक ये है, इसका नाम है फेरोमैग्नेटिक, जिसमें कोबाल्ट और निकेल भी आता है, ठीक है। मतलब कोबाल्ट और निकल भी, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है ना उसके अंदर कोबाल्ट और निकेल भी मेटल्स आता है। वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक है, बहुत ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होता है। दे शो मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट वही शो करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे म्यू एसोसिएटेड विथ इट्स स्पिन, म्यू मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल है, ठीक है। सो इट इज एसोसिएटेड विथ इट्स स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है √n × n+2, वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको स्पिन वनली फॉर्मूला भी हम कहते हैं। सो ये जो म्यू है ना ये प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ए सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज म्यू इक्वल टू 1.73 पैरामैग्नेटिक। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 1.73 पैरामैग्नेटिक। देन हम प्रॉपर्टी देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड आयंस, ठीक है। मतलब ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होता है ना वो कलर्ड आयंस भी फॉर्म करता है। सो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। वी सी कलर व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी d ऑर्बिटल, ठीक है। हम कोई भी कंपाउंड में कलर तभी देखते हैं ना जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ठीक है। एक्साइट होता है यानी लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट जाता है, ठीक है। देन हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी का लाइट अब्जॉर्ब हुआ है, कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट अब्जॉर्ब हुआ है, ये सब उस बात पे डिपेंड करता है क्या लिगेंड कौन सा है मेटल के साथ, ठीक है। और हम कलर तभी देखते हैं कंपाउंड में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। यहाँ पर 2 केस हो गया। देन हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। मतलब ट्रांजिशन मेटल जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि देखो ड्यू टू द स्मॉल साइजेस, हाई आयनिक चार्जेस, बैक एंड d ऑर्बिटल, ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी था क्या, ट्रांजिशन मेटल जो है वो कलर्ड आयंस फॉर्म करता है, तो इसके बारे में हम जान लिए। देन हम देखें फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब जो ये ट्रांजिशन मेटल से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों रीज़न था, साइज स्मॉल होता है, आयनिक चार्ज हाई होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा उसका है, +7 तक शो करता है, फिर इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। देन ये कैटेलिक
कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी मतलब होता है एबिलिटी टू एडेप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, और हम तो पढ़े ही थे क्या ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ये क्यों शो करता है, क्योंकि इसके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर सकता है, इसीलिए। दे प्रोवाइड ए लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथवे फॉर रिएक्शन, ठीक है। जो ट्रांजिशन मेटल्स होता है वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथवे देता है रिएक्शन को। देन ये प्रॉपर्टी शो करता है ट्रांजिशन मेटल फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फॉर्म्ड बाय। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय ट्रैपिंग ऑफ स्मॉल एटम्स, मतलब वो अपने अंदर स्मॉल एटम्स को ट्रैप करता है यानी अंदर खींचता है, ठीक है, तभी वो बनता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे हो गया स्मॉल कंपाउंड यानी हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन एग्जाम्पल हो गया इन क्रिस्टल लेटिस। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और ये ना ही आयनिक होता है ना ही कोवैलेंट होता है। इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है देन प्योर मेटल से, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सम बोराइड्स अप्रोच कार्बन इन हार्डनेस, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टिविटी होता है ये, और ये केमिकली इनर्ट होता है। एग्जाम्पल है टाइटेनियम कार्बाइड, मैंगनीज नाइट्राइड, आयन हाइड्राइड और टाइटेनियम हाइड्राइड, ठीक है। देन हम प्रॉपर्टी देखते हैं एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय ऑफ होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मेटल्स हुज एटॉमिक रेडियस डिफर बाय नॉट मोर देन 15%, ठीक है। एलॉयस ऑफ होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय metals whose atomic radius differed by not more than 15%। यानी देखो एलॉय जो फॉर्म करता है ना ट्रांजिशन मेटल्स का, तो वो होमोलोगस सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है, तो वो तभी फॉर्म करेगा ना जब देखो कोई भी दो मेटल्स का अगर एलॉय बनाए तो वो दोनों का जो रेडियस है ना वो 15% से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। एलॉय जो होता है वो हार्ड होता है और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये एग्जाम्पल इसको ना एकदम रट लो, ठीक है। देखो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक से बनता है। देन जो ब्रोंज होता है वो कॉपर और एसन से बनता है यानी सेलेनियम। सिल्वर कॉइन यूके जो होता है वो कॉपर और निकेल से बनता है, ठीक है। देन जो ये गन मेटल होता है ना, गन मेटल वो कॉपर जिंक और सेलेनियम से बनता है। यूके कॉपर कॉइन होता है वो कॉपर कोटेड स्टील से बनता है। देन जैसा कि हम पढ़े थे क्या जो ट्रांजिशन मेटल्स होता है वो कलर्ड आयंस शो करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे ट्रांजिशन मेटल्स में कौन सा कलर शो करता है या फिर कौन सा कंपाउंड कलर नहीं शो करता है, ठीक है। अब हम पढ़े थे ना कलर क्यों शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है यानी लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट जाता है, ठीक है। सो देखो स्कैंडियम +3 स्टेट में, टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस होता है, ठीक है। टाइटेनियम +3 में पर्पल कलर का होता है, वेनेडियम +4 में, क्रोमियम +2 में, कॉपर +2 में ब्लू कलर का होता है, वेनेडियम +3 में, आयन +2 में, निकेल +2 में ग्रीन कलर होता है, वेनेडियम +2 में, क्रोमियम +3 में, मैंगनीज +3 में वायलेट कलर का होता है, मैंगनीज +2 पिंक कलर का होता है, आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में येलो कलर का होता है, कोवेल +2 और कोवेल +3 में ब्लू पिंक कलर का शो करता है, ठीक है। तो ये सब याद करना है। देखो अब जो ट्रांजिशन मेटल्स होता है ना वो कैटेलिस्ट की तरह भी यूज होता है, ठीक है। कैटेलिस्ट मतलब क्या होता है ना, कैटेलिस्ट तो हम पढ़े हैं क्या, रिएक्शन में जब कैटेलिस्ट को हम यूज करते हैं तो वो रिएक्शन को जल्दी होने में हेल्प करता है, ठीक है। सो जो ट्रांजिशन मेटल से जो कैटेलिस्ट बनता है उनका हम यूजेस देखते हैं, ठीक है। सो कैटेलिस्ट हो गया वेनेडियम ऑक्साइड यानी V2O5, वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। आयन जो होता है वो हेवर्स प्रोसेस में यूज होता है। निकेल जो होता है वो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। टाइटेनियम क्लोराइड जो होता है वो वेनाइल पॉलीमरेशन में यूज होता है। Fe+3 जो होता है वो कैटालाइटिक रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड पर सल्फेट में का रिएक्शन में यूज होता है। आयोडीन और पर सल्फेट का जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, पहले ये प्रोसेस होता है देन ये प्रोसेस होता है और ये दोनों को ज्वाइन करके मतलब नेट रिएक्शन ये है, ठीक है।
तो ये सब आपको याद करना है। देन हम देखते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो ये क्या होता है, रिएक्शन इन विच सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब देखो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ना सेम सब्सटेंस होगा जो रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब होता है व्हेन पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल देन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंगनीज +6 इज अनस्टेबल देन मैंगनीज +7 एंड मैंगनीज +4। ठीक है, देखो मतलब क्या हुआ ना, मैंगनीज +6 इज अनस्टेबल देन मैंगनीज +7 एंड मैंगनीज +4, मतलब मैंगनीज +7 और मैंगनीज +4 ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू मैंगनीज +6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम और ज़्यादा है, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, देन देखते हैं ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। Oxides formed by reaction of metals with oxygen at high temperature. All metals except scandium form metal oxide and form ionic. ठीक है, all metals स्कैंडियम को छोड़ के सारा फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड, और वो आयनिक की तरह यूज होता है, मतलब आयनिक की तरह काम करता है। ऑक्सोकेटायंस होता है पॉली एटॉमिक केटायन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा, एसिडिक उतना ज़्यादा वो होगा। कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा, उसका आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा, और उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मैंगनीज ऑक्साइड को हम कोवेलेंट ग्रीन ऑयल कहते हैं। इन हायर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एसिड कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट, मतलब देखो कोई भी मेटल होगा ना, और वो कोई भी कंपाउंड में होगा, तो उसका जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, तो वो तभी डोमिनेट कर रहा है, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी वो थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है उस कंपाउंड में। ठीक है, जैसे देखो मैंगनीज O7 है, और यहाँ हाइड्रोजन मैंगनीज O4 है। ठीक है, यहाँ पर मैंगनीज का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना है, देखो 2x हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 14 हो गया। ठीक है, यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर है ये 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो देखो ये जो Mn2O7 है ना, और ये हाइड्रोजन MnO4 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मैंगनीज का ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का +7 होता है। ठीक है, और उसका एसिडिक फॉर्म इसमें है, और इस फॉर्म में इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है हमें। ठीक है, सेम वे क्रोमियम O3 जो है, इसमें इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का है +6, और इसका एसिडिक फॉर्म में ये है, इसमें ये दोनों में भी क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +6 ही दिखेगा। मतलब क्या कह रहा है ना, क्या देखो मेटल्स का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो वो ना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है उस टाइम पे। ठीक है, V2O5 जो होता है वो एम्फोट्रिक होता है, मेनली एसिडिक ही होता है, मतलब ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर ही डोमिनेट करता है। V2O4 और जब एसिड रिएक्ट करता है तो VO+2 सॉल्ट बनता है। V2O3 बेसिक होता है, और V2O4 लेस बेसिक होता है। V2O5 जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो VO+4 बनता है। V2O5 जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो VO4 होल चार्ज -3 होता है। क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, जबकि क्रोमियम 2O3 होता है वो ग्रीन कलर का होता है, G मतलब ग्रीन है यहाँ पर, और ये एम्फोट्रिक होता है, और क्रोमियम O3 एसिडिक होता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर जो क्रोमियम का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। ठीक है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्रोमियम ऑक्साइड है, यहाँ पर सबसे कम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, विच इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो यहाँ पर वो बेसिक है, यानी अगर कोई भी कंपाउंड में कोई एक पार्टिकुलर मेटल का अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, देन वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और कोई भी कंपाउंड में कोई भी पार्टिकुलर मेटल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसका मतलब वो बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, और वही बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो वो एम्फोट्रिक की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, देन हम देखते हैं मैंगनीज ऑक्साइड, मतलब इसमें भी देखो वही कह रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड में यहाँ सबसे कम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। Mn2O3 है तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये बेसिक है, और MnO2 है तो ये न्यूट्रल है।
ठीक है, और ये ब्लू कलर का होता है मैंगनीज O2, ठीक है, और MnO3 है वो एसिडिक है, और Mn2O7 है, मतलब यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये कंपाउंड, ठीक है। धीरे धीरे बेसिक टू एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करते जाता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट से इंक्रीज होता है। देखो ये वाला बात अब सच हो गया ना कि ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करता है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और सिमिल्टेनियसली आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। देन हम देखते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7, ठीक है। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, पूरा डीपली में जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पोटासियम डाइक्रोमेट है ना वो यूज़ होता है लेदर इंडस्ट्री में एज ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपेयर एजो कंपाउंड्स, डी कलराइज ऑयल्स एंड ब्लीचिंग में, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है, इसका अब हम रिएक्शन को देखेंगे। तो पहले क्रोमाइट और जो होता है वो रिएक्ट करता है और वो क्रोमेट बनता है। देन जो क्रोमेट है वो एसिडिक में जाके डाइक्रोमेट बनता है, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल रिएक्शन, इसको ना एकदम याद करके रखना कि पहले क्या होता है, क्रोमाइट और होता है, फिर वो क्रोमेट में जाता है, देन क्रोमेट से एसिडिक में जाके वो डाइक्रोमेट बनता है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, FeCr2O4 जो है इसी को हम कहते हैं क्रोमाइट और, ठीक है। ये क्या हो रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट यानी वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है प्लस ऑक्सीजन, और ये बना रहा है Na2Cr O4 यानी ये क्रोमेट बना रहा है, ठीक है। फिर क्रोमेट बना रहा है और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है साथ ही साथ। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये क्रोमाइट और था हमारा और ये क्रोमेट बनाया, ठीक है। मेन चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, ये जो क्रोमेट है ना वो फर्दर एसिड में जाएगा। अब जैसे हम पढ़े थे यहाँ क्रोमेट एसिड में जाके डाइक्रोमेट बनाएगा, तो ये जो क्रोमेट बना ना वो देखो ये क्रोमेट एसिड में गया, ठीक है। देन ये बनाया डाइक्रोमेट, ठीक है, प्लस Na+ बनाया प्लस वाटर बनाया। अब हमको चाहिए क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट, लेकिन यहाँ क्या बना, सोडियम डाइक्रोमेट। कोई नहीं, इसको हम KCl के साथ रिएक्ट करवा के पोटासियम डाइक्रोमेट बना देंगे। अब देखो ये जो सोडियम डाइक्रोमेट बना इसको पोटासियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाए, पोटासियम डाइक्रोमेट बन गया और NaCl बन गया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ ना, क्रोमाइट और था वो क्रोमेट बनाया, क्रोमेट डाइक्रोमेट बनाया, लेकिन डाइक्रोमेट सोडियम के फॉर्म में आया तो उसको KCl के साथ रिएक्ट करवा के पोटासियम डाइक्रोमेट बना लिए हम, ठीक है। एक और रिएक्शन है K2Cr2O7, ठीक है, यानी पोटासियम डाइक्रोमेट। हाँ मतलब इसका फर्दर रिएक्शन है, ठीक है। पोटासियम डाइक्रोमेट फर्दर सोडियम क्लोराइड और H2SO4 के साथ, देखो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl तो हमको लास्ट रिएक्शन में मिला ही था। ये दोनों को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना तो हमको मिलता है क्रोमिल क्लोराइड, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, ठीक है। मेनली हमको यहाँ पर देखो याद रखना है क्रोमाइट और था, ठीक है। तो क्रोमाइट और ये था, याद रख लेना फॉर्मूला। फिर ये क्रोमेट बनाया, क्रोमेट H+ में जाके डाइक्रोमेट बनाया। अगर डाइक्रोमेट सोडियम के फॉर्म में तो उसको KCl के साथ रिएक्ट करवा देना, और अगर डायरेक्ट पोटासियम डाइक्रोमेट आया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिक pH में ना ऑरेंज कलर का होता है और बेसिक pH में येलो कलर का होता है, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पोटासियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट और पोटासियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सोडियम डाइक्रोमेट ज़्यादा सोल्यूबल होता है देन पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में जब जाता है ना डाइक्रोमेट आयन तो वो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये +6 था +3 बन गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो +3 बन गया, ठीक है। देखो होता क्या है ना, जब डाइक्रोमेट आयन जब जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये 14H+ के साथ रिएक्ट करता है +6 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है और ये 7H2O रिलीज करता है। ये ना पूरा एकदम रटना ही रटना है इसमें, ठीक है, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। देन हम देखते हैं एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज, मतलब एसिडिफाइड जो पोटासियम डाइक्रोमेट होता है वो किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। सो आयोडीन से आयोडीन बना, आयोडीड से आयोडीन बना, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हुआ, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बना, यहाँ पर
देखते हैं सेलेनियम से, मतलब सेलेनियम 2+ से सेलेनियम +4 बना, यानी ये इलेक्ट्रॉन लिया, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +4 बना, ठीक है। मतलब इसका यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ये K2Cr2O7 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। हाँ, और आयन +2 स्टेट से +3 स्टेट में बन रहा है। और इसमें ना एकदम याद करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, कितना से कितना स्टेट में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में, सब कुछ याद करना पड़ेगा। देखो इसमें याद कर सकते हो इस टाइप से कि सारा रिएक्शन में ना 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग तुम उस रिएक्शन को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में है, अगर रिएक्शन को याद करना है तो। और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो या तो 3 होगा या तो 6 होगा। देखो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो यहाँ पर 3 कोफिशिएंट हमको चाहिए था, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन किए तो यहाँ हमको 3 कोफिशिएंट चाहिए था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और इधर साइड 3 था, मतलब 3 या फिर 6 है। वो अगर आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इधर क्या देना है। देन हम देखते हैं, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में हम पूरा स्टडी कर लिए। अब हम देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट आयन, ठीक है। सो बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, इनका हम रिएक्शन देखेंगे क्या ये बनता कैसे है, ठीक है। तो मैंगनीज ऑक्साइड होता है प्लस अल्काइल होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर है, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट है, और ये बनाता है पोटेशियम मैंगनेट आयन, ये है पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। उसके बाद ये एसिडिक में जाके पोटेशियम परमैंगनेट बनता है, ठीक है। और ये जो पोटेशियम मैंगनेट बना था ना, वो एसिडिक में जाके पोटेशियम परमैंगनेट बनाता है, प्लस मैंगनीज ऑक्साइड भी बनाता है। मतलब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो और ये पोटेशियम मैंगनेट आयन पोटेशियम परमैंगनेट बनाया और मैंगनीज ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम मैंगनेट आयन था वो उसमें मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और ये 2 ठो बनाया कंपाउंड, एक बनाया पोटेशियम परमैंगनेट और एक बनाया मैंगनीज ऑक्साइड। और देखो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पर है +4, इसी को कहते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन। मतलब एक ही मेटल का एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियस वाली बात है हर ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, कोई तो किसी से कम होगा ही, तो यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। ये था हमारा जनरल प्रिपरेशन, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का। अब हम देखते हैं कॉमर्शियल रूप से कैसे प्रिपेयर होता है ये। सो क्या होता है ना, मैंगनीज ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं पेरिलूसाइट और, ठीक है, पेरिलूसाइट और। तो ये क्या होता है, फ्यूज्ड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीडाइज्ड विथ एयर और KNO3। देखो इसी टाइप से लगभग सेम है, यहाँ पर भी अल्काइल था, यहाँ पर भी हम अल्काइल यूज़ किए, यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए, प्लस यहाँ पर हम एयर को भी यूज़ किए, ठीक है। तो ये बनाया मैंगनेट आयन, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हुआ इन अल्काइल सॉल्यूशन में, तो ये बनाया पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। देखो MnO4 पर अगर -2 चार्ज है तो वो मैंगनेट हो गया, और MnO4 पे अगर -1 चार्ज है तो वो परमैंगनेट हो गया। और लैब प्रिपरेशन में देखेंगे तो Mn2+ ये है तुम्हारा हो गया पर सल्फेट हो गया, और 8 वाटर हो गया, गिव 2, और ये है हमारा परमैंगनेट आयन यानी पोटेशियम परमैंगनेट आयन, और सल्फेट +16H+ बना, ठीक है। ये हो गया लैब प्रिपरेशन। अब देखो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। सो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो डार्क पर्पल होता है, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का क्रिस्टल होता है। ये आइसोस्ट्रक्चरल होता है विथ पोटेशियम क्लोरेट, ये ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता है पानी में, 6.4 ही होता है 100 ग्राम में। मतलब ये देखो 298 केल्विन मतलब कितना हो गया तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। इस टेम्परेचर पे वो 100 ग्राम में 6.4 ग्राम ही सोल्यूबल है। ये डिकम्पोज होता है 513 केल्विन पे। देखो यहाँ पर इसका रिएक्शन है कि KMnO4 है, ठीक है।
ये टूट के बनता है K2MnO4, यानी ये पोटासियम मैंगेनेट है और ये पोटासियम, ये है हमारा पोटासियम परमैंगनेट और ये है पोटासियम मैंगेनेट बना, मैंगनीज ऑक्साइड बना प्लस ऑक्सीजन बना। ठीक है, अब हम देखो पोटासियम हाँ, तो हम पोटासियम क्रोमेट और पोटासियम डाइक्रोमेट हम पढ़े थे, मतलब मेन था हमारा पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है, जिसका हम रिएक्शन देख रहे थे। सो पहले हम पोटासियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़े थे, तो और क्रोमेट भी जिसमें आ रहा था, तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन के बीच का हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्रोमेट आयन होता है ना CrO4, इस पे चार्ज होता है -2। डाइक्रोमेट आयन में भी चार्ज होता है -2, लेकिन इसका फॉर्मूला है Cr2O7 चार्ज -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है यहाँ पर क्रोमियम का, और यहाँ पर भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। और जो क्रोमेट आयन होता है वो येलो कलर का होता है, जबकि डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का होता है। क्रोमेट आयन टेट्राहेड्रल होता है और डाइक्रोमेट आयन 2 टेट्राहेड्रा होता है। इसमें जो होता है ना क्रोमेट आयन में ऑल क्रोमियम ऑक्साइड इक्वल होता है, मतलब इसका जो साइज होता है ना वो इक्वल होता है, जबकि डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर में ये शेयर करता है 1 कॉर्नर विथ क्रोमियम ऑक्साइड क्रोमियम बॉन्ड विथ बॉन्ड एंगल 126 डिग्री। ठीक है, इसमें 6 क्रोमियम ऑक्साइड इक्वल होता है, जबकि इसमें जितना भी क्रोमियम ऑक्साइड का जो मतलब बॉन्ड होगा ना वो इक्वल होगा। अब देखो ये क्या है हमारा CrO4-2। ठीक है, ये है हमारा क्रोमेट आयन। तो क्रोमेट आयन जब एसिडिक मीडियम में जाएगा ना तो वो डाइक्रोमेट बनाएगा। ठीक है, और जो ये हमारा डाइक्रोमेट आयन है ना वो बेसिक मीडियम में जाएगा तो वो क्रोमेट बनाएगा। हम देखे थे ना क्या हमको चाहिए था पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो क्रोमाइट और से पहले क्रोमेट बना था, यानी ये क्रोमेट हो गया, उसके बाद उसको हम एसिडिक मीडियम में डाले थे तब जाके डाइक्रोमेट बना था। ठीक है, वही लिखा हुआ है। हाँ, तो देखो अब हम पोटासियम डाइक्रोमेट तो मेन केमिकल था, उसके बारे में स्टडी कर लिए। पोटासियम परमैंगनेट मेन केमिकल था, उसके बारे में हम पूरा स्टडी कर लिए। और क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन को हम डिस्टिंग्विश कर लिए। अब हम मैंगनेट और परमैंगनेट आयन को डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, क्योंकि शब्द देखो एक जैसा लगता है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो देखो मैंगनेट आयन होता है MnO4, होल चार्ज -2 होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मैंगनीज का +6 होता है। वहीं पर परमैंगनेट आयन में MnO4 इसका फॉर्मूला होता है, होल चार्ज -1 होता है और मैंगनीज का जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है। ठीक है, मतलब परमैंगनेट में +7 और मैंगनेट में +6। ठीक है, परमैंगनेट है, पर मतलब एक हुआ। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो इस पे चार्ज हो गया, देखो फॉर्मूला तो सेम है MnO4। ठीक है, तो परमैंगनेट मतलब सिंगल हुआ, तो यानी इस पे -1 चार्ज होगा। उसके बाद तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का निकाल ही लोगे। और यहाँ पर MnO4 है और मैंगनेट है, यहाँ पर कोई परमैंगनेट नहीं आया, तो यहाँ पर डबल होगा, यानी -2 चार्ज होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो या फिर याद कर लो डायरेक्ट। मैंगनेट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। वहीं परमैंगनेट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम ही है। उसके बाद हम देखते हैं मैंगनेट आयन ग्रीन कलर का होता है, वहीं परमैंगनेट आयन पर्पल होता है। पर्पल को हम यहाँ पर, ये बहुत डार्क पर्पल कलर का होता है परमैंगनेट, ब्लैक भी तुम लिख सकते हो। मतलब मैंगनेट आयन पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि परमैंगनेट आयन डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, मैंगनेट आयन का D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये D-P बॉन्ड बनाता है, जबकि मैंगनेट आयन D0 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ठीक है, पाई बॉन्डिंग होता है बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ O2 टू d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो पाई बॉन्डिंग कैसे हुआ ना, वही लिखा हुआ है कि ओवरलैप करता है और p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का टू d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। ठीक है, देन हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन। ठीक है, सो MnO4 एक इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब ये जो परमैंगनेट आयन था ना और ये मैंगनेट आयन बन गया एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि इसका चार्ज -1 था, इसका चार्ज -2 था मैंगनेट का। देन दूसरा रिएक्शन देखते हैं MnO4
3 इलेक्ट्रॉन लेके और 4 H+ लेके MnO2 बनाता है प्लस 2 H2O बनाता है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन देखते हैं। MnO4 5 इलेक्ट्रॉन लेके और 8 हाइड्रोजन लेके Mn2+ बनाता है प्लस 4 H2O। ठीक है, देखो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +7 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ठीक है, क्योंकि +7 एक इलेक्ट्रॉन लिया तो +6 बन गया। यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ पर +4 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग यूजिंग ये है पोटासियम पर मैंगनेट टू मैंगनीज +2। ठीक है, मतलब देखो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हम देखेंगे इसका, जिसमें क्या होगा ना पोटासियम पर मैंगनेट जो है वो मतलब मैंगनीज में चेंज होगा, जहाँ पर +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है इन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, मतलब इसका जो रिएक्शन होगा ना ये पोटासियम पर मैंगनेट का, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा इन एसिडिक मीडियम में। और उसमें क्या होगा ना इसका रिएक्शन में क्या होगा, क्या ये मैंगनीज का +7 टू +2 में चेंज होगा। और बाकी सबका देखते हैं क्या इसके इफेक्ट में क्या आ रहा है। सो आइडिन टू आइडिन बन रहा है। ठीक है, फिर Fe2+2 Fe3+ बन रहा है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि Fe2+ ग्रीन होता है, Fe3+ येलो होता है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर बन रहा है, नाइट्राइट टू नाइट्रेट बन रहा है, ऑक्जेलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फरस सल्फेट बन रहा है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं पोटासियम पर मैंगनेट MnO2, मतलब देखो अगर एसिडिक मीडियम में हम देखेंगे ना पोटासियम पर मैंगनेट का रिएक्शन कोई भी एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो ये सब का तो ये रिएक्शन हो रहा है। और इसके साथ क्या हो रहा है ना पोटासियम पर मैंगनेट के साथ ना मैंगनीज में +7 टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, वहीं अगर हम इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं ना या फिर न्यूट्रल मीडियम में, तो इसमें ना पोटासियम पर मैंगनेट के साथ क्या हो रहा है, क्या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बात एकदम याद रखना। देखो +7 टू +2 हो रहा है एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पर क्या हो रहा है ना न्यूट्रल या फिर अल्काइल मीडियम में +7 टू +4 हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है आयोडीड से आयोडेट बन रहा है, थायोसल्फेट से सल्फेट बन रहा है, मैंगनीज +2 से मैंगनीज +4 बन रहा है। ठीक है, पोटासियम पर मैंगनेट कांट बी यूज्ड इन टाइट्रेशन विथ HCl क्योंकि इट ऑक्सीडाइज क्लोरीन टू क्लोरीन। ठीक है, अब हम देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। सो 2 सीरीज होता है ए ब्लॉक एलिमेंट का, लेंथेनॉइड जिसमें आता है लेंथेनम 57 से लेकर लुटेटियम तक 71, और दूसरा सीरीज आता है एक्टिनॉइड्स जिसमें आता है एक्टिनियम 89 से लेकर लोरेंसियम 103 तक। ठीक है, देखो लेंथेनॉइड्स होता है 4F सीरीज और एक्टिनॉइड्स होता है 5F सीरीज। ठीक है, ए ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2F 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, N-1D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, NS में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन F ऑर्बिटल ऑफ पेनुल्टीमेट सेल। अब हम देखते हैं लेंथेनॉइड्स को। ठीक है, मतलब 2 सीरीज था लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स 4F या फिर 5F सीरीज। ठीक है, सो लेंथेनॉइड्स में 15 एलिमेंट आते हैं लेंथेनम से लेकर लुटेटियम तक। ठीक है, इसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं अलोंग विथ स्कैंडियम एंड यट्रियम। ऑल लेंथेनॉइड आयन्स आर ऑलमोस्ट सेम साइज, सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कॉन्फ़िगरेशन होता है लेंथेनॉइड्स का जिसमें 6s2 कॉमन आएगा, वेरिएबल 4F आएगा, और इन M+3 मतलब देखो कोई भी लेंथेनॉइड्स का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होगा 4FN, मतलब 4F और पावर में मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, देन हम देखते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। सो इट इज़ द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस फ्रॉम लेंथेनम टू लुटेटियम विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ना, क्या जैसे जैसे एटॉमिक, देखो हम क्या पढ़े थे कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होता है साइज। सो हम देखते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है ना, इट इज़ द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस फ्रॉम लेंथेनम टू लुटेटियम विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो लेंथेनम टू लुटेटियम
जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है ना तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। इसमें एक्सेप्शन है यूरोपियम, मतलब जब हम लेंथनम से लुटेटियम तक एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो साइज धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही हम यूरोपियम के पास आते हैं तो साइज डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है 4f इलेक्ट्रॉन का, और ये पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करता है d इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा। लैंथेनॉइड रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली देन इन अदर सीरीज, मतलब कोई भी सीरीज का हम एग्जांपल लेंगे और लैंथेनॉइड सीरीज को जब हम देखेंगे ना तो लैंथेनॉइड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे को जो प्रॉपर्टी होता है वो ज़्यादा सिमिलर होता है इसमें। देन हम देखेंगे यहाँ पर लैंथेनॉइड्स का जितना भी एलिमेंट्स है लैंथेनम से लेकर लुटेटियम तक। ठीक है, इसका सिंबल यहाँ पर है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो है, और ये साइज़ है। ठीक है, देखो यूरोपियम का यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। यूरोपियम में हम क्या देखे थे, साइज डिक्रीज करने की वजह इंक्रीज कर गया था। देखो ये पहले डिक्रीज कर रहा है ना 187, 183, 182, 181 फिर 180, लेकिन यूरोपियम में हम जैसे ही आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है घटने की वजह। ठीक है, तो ये आपको पूरा लैंथेनॉइड्स वाला याद करना है जितना भी पूरा टेबल है। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है रिजल्ट, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ था ना उसका रिजल्ट क्या आता है। सो सिमिलर रेडियस होता है सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है जर्कोनियम और हाफनियम। ठीक है, सेकेंड इसका रिजल्ट आता है दिस सेपरेट लैंथेनॉइड्स ड्यू टू डिफरेंट साइजेस। थर्ड इसका रिजल्ट आता है ड्यू टू दिस साइज ऑफ M3+ आयन डिक्रीज होता है और कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होता है और बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। M3+ आयन जो होता है उसमें हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो रेगुलर डिक्रीज करता है, मतलब लैंथेनॉइड जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो हर एलिमेंट्स में हम देखेंगे ना एटॉमिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, देन हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो M+3 यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लैंथेनॉइड्स। ठीक है, जितना भी लैंथेनॉइड्स होगा ना वो सब का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जब आएगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, लेकिन लैंथेनॉइड्स में जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट का सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, लेकिन जब हम बात लैंथेनम की आती है तो उस केस में +3 की जगह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एक्सिस्टेंस ऑफ +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनॉइड्स +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है क्योंकि इस टाइम पे इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है F0, F7, F14। ठीक है, और इस टाइम पे ये प्रोवाइड करता है लोअर एनर्जी और स्टेबलाइज आयन। ठीक है, अब हम देखते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन F0 होता है और ये एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है। सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइज करता है वाटर को और इसका जो रिएक्शन रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, इसीलिए सीरियम +4 गुड एनालिटिक रिएजेंट है। टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन F7 होता है और ये एज ए ऑक्सीडेंट यूज़ होता है। ठीक है, देन हम देखते हैं प्रमोडमियम, नेडमियम, टर्बियम और डायटोरियम एग्जिस्ट होता है एक ऑक्साइड फॉर्म में ही। ठीक है, और ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ठीक है, इसको हम पंडित से याद कर सकते हैं। P4 प्रमोडमियम, N4 ND यानी नवोडियम हो गया, और D4 तुम्हारा हो गया डायटोरियम और T4 हो गया टर्बियम। ठीक है, अब हम देखते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में इसका कॉन्फ़िगरेशन F7 होता है और ये एज ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट की तरह यूज़ होता है, और यट्रिवियम भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इस टाइम इसका कॉन्फ़िगरेशन F14 होता है और ये एज ए रिडक्टेंट यूज़ होता है। ठीक है, इसको हम I से याद कर सकते हैं, E4 यूरोपियम, Y4 यट्रिवियम। ठीक है, देन हम देखते हैं दे आर रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट ड्यू टू द फॉर्मिंग ऑफ M+3। ठीक है, मतलब अभी हम देखे थे ना क्या रिडक्टेंट और ये ऑक्सीडेंट की तरह इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जब वो रिडक्टेंट होगा ना तो वो M+3 में फॉर्म करेगा और ऑक्सीडेंट भी होगा तो वो M+3 में फॉर्म करेगा, क्योंकि देखो जब वो रिडक्टेंट की तरह यूज़ हो रहा था यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो अब ये M+3 बनेगा। ठीक है,
तो ये रिडक्टेंट की तरह यूज़ हुआ, और जब ये ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होगा ना तो उस केस में ये +4 से +3 आएगा। ठीक है, मतलब ये रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये M+3 में फॉर्म कर रहा है। समेरियम और यूरोपियम का जो साइज है वो लगभग बिहेवियर सेम ही होता है। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होता है। देन हम देखते हैं लैंथेनॉइड का प्रॉपर्टी। ये सिल्वरी वाइट होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, टर्निस इन एयर। ठीक है, इसका हार्डनेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक नंबर। समेरियम इज द हार्डेस्ट लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होगा समेरियम। मेल्टिंग पॉइंट इसका 1000 to 1200 केल्विन तक होता है, और जबकि समेरियम के लिए 1623 केल्विन होता है। ठीक है, सो ऑल आर कलर्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीटली फिल्ड F और वाइटल एक्सेप्ट लैंथेनम +3, लुटेटियम +3, सीरियम +3, यट्रिवियम +3। यह सब कंपाउंड जो होता है कलरलेस होता है। ठीक है, लैंथेनम +3, सीरियम +4, यट्रिवियम +2, लुटेटियम +3 आर डायमैग्नेटिक एंड ऑल अदर लैंथेनॉइड्स आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मतलब देखो ये चारों है ना, ये सब कलरलेस होगा, याद कर लो डायरेक्टली इसको। ठीक है, और ये सब डायमैग्नेटिक होगा, बाकी इसके अलावा जितना भी होगा ना बाकी वो सब लैंथेनॉइड्स पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद कर लो। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे लैंथेनॉइड्स का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो जब लैंथेनॉइड जो है वो जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। ठीक है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन। जब वो नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो मेटल नाइट्राइड बनेगा, और जब हम उसको सल्फर के साथ हीट करेंगे तो ये मेटल सल्फाइड बनाएगा, और जब उसको हम कार्बन के साथ हीट करेंगे इन द टेम्परेचर ऑफ 2773 केल्विन तो वह मेटल कार्बाइड देगा, और जब हम उसको हैलोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो वह मेटल हैलाइड देगा। ठीक है, और जब उसको हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो वह मेटल ऑक्साइड देगा, एक्सेप्ट सीरियम, क्योंकि सीरियम मतलब देखो अगर कोई भी लैंथेनॉइड्स को हम बर्न किए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो लैंथेनॉइड M की जगह पर लैंथेनॉइड होगा। ठीक है, फिर उसका 2 होगा और O3 होगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मतलब जो बनता है ना, अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा ना उसका फॉर्मूला है लैंथेनॉइड बनेगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद O3 होगा। लेकिन जब हम सीरियम को बर्न करेंगे ना तो उसका फॉर्मूला होगा 2, यहाँ पर नहीं आएगा, डायरेक्ट O3 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लैंथेनॉइड्स का यूजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। ठीक है, मिस्क मेटल जिसको कहते हैं पायरोफोरिक एलॉय, इसमें 95% लैंथेनॉइड्स होता है और 5% आयन होता है। ठीक है, और ये जो मिस्क मेटल होता है ना वो यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, सेल एंड लाइटर फ्लाइम्स। ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड्स used as a catalyst in petroleum cracking. Same lanthanide oxides used as a phosphorus in television screen and fluorescing surface. Basic character decrease करता है from lanthanide hydroxide to lanthanum hydroxide 2. ठीक है, अब हम देखते हैं एक्टिनोइड्स के बारे में। सो इट इन्वॉल्व द फीलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। ठीक है, सो लैंथेनॉइड्स को हम कहते हैं 4f सीरीज और एक्टिनोइड्स को कहते हैं 5f सीरीज। ठीक है, इट्स केमिस्ट्री इज डिफरेंट देन लैंथेनॉइड्स ड्यू टू द एग्जिस्टिंग ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो लैंथेनॉइड्स का केमिस्ट्री था ना, यानी उसका प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, वो सबसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक्टिनोइड्स के केस में। ठीक है, क्योंकि एक्टिनोइड्स के केस में ना ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इनका रेडियो एक्टिव बिहेवियर भी है। एक्टिनोइड्स के अंदर 15 एलिमेंट आता है, एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियम तक। इसका कॉन्फ़िगरेशन है F5F 0 से 14, 6D 0 से 2, 7S2। 7S2 कॉमन होता है, वेरिएबल 5F होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AN इज इक्वल टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेडियम। ठीक है, मतलब एक्टिनोइड्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ना वही कॉन्फ़िगरेशन रेडियम का भी होगा। अब हम देखते हैं इनकंसिस्टेंसी इन कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ F0, F7, F14। ठीक है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स,
और इसका जो शिल्डिंग इफेक्ट मतलब इसका जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, इसलिए होता है क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है वो लैंथेनोइड से भी ज़्यादा है। देन हम देखते हैं नेचुरल ओकरिंग जो एक्टिनोइड्स है वो है थेरियम हो गया, Pa हो गया और यूरेनियम हो गया, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिनोइड्स बेसिक और ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड एसिड, ठीक है। मतलब देखो ऑक्साइड्स ऑफ जो लैंथेनोइड होगा ना वो बेसिक होगा, और ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिनोइड्स होगा वो भी बेसिक होगा, लेकिन जो ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनोइड होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू ऑक्साइड ऑफ एक्टिनोइड एसिड, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिनोइड्स के बारे में, ठीक है। तो एक्टिनोइड से एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियम तक, ठीक है। सो ये आपको याद करना है, ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और बस यही तीनों याद करना है और ज़्यादा नहीं याद करना है, ठीक है। देन हम देखते हैं एक्टिनोइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो एक्टिनोइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनियम का +3 हो गया, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर थेरियम हो गया, फिर Pa हो गया, यूरेनियम हो गया, आपको सबका ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये जितना भी एलिमेंट है ना CF, ES, FM, MD, NO, लॉरेंसियम, ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, इसीलिए एक साथ लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको पूरा टेबल याद करना है। अब हम देखते हैं एक्टिनोइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी +3 होता है, ठीक है। अनएग्जिबिट मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनोइड, सॉरी एक्टिनोइड से ये, ठीक है। मतलब जो एक्टिनोइड्स होता है ना वो लैंथेनोइड से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि रीज़न है लिटिल एनर्जी गैप बिटवीन 5f एंड 6d एंड 7s ऑर्बिटल। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ द सिल्वरी अपीयरेंस होता है इसका, वेरिएबिलिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिनोइड्स, क्योंकि इरेगुलर ट्रेंड होता है इन एटॉमिक रेडियाई विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये जो इरेगुलरिटी जो आता है वो लैंथेनोइड से भी ज़्यादा है। ये रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है, मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक्टिनोइड्स का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो लैंथेनोइड्स के लगभग ही होता है, और ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। एक्टिनोइड्स आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ईयरली एक्टिनोइड्स इज लेस देन ईयरली लैंथेनोइड्स, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट 5f का कम है एज कम्पेयर टू 4f का, ठीक है। अब देखो शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है ना वो 5f का 4f से कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा, तो दे आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग इन एक्टिनोइड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं केमिकल बिहेवियर। एक्टिनोइड से जब बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड देता है प्लस हाइड्राइड देता है, ठीक है। दे कंबाइन विथ मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स एट मॉडरेट टेम्परेचर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक ऑल एंथेनोइड्स, लेस अफेक्टेड बाय HNO3 एसिड, यानी निट्रिक एसिड से वो कम इफेक्ट होता है, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन एक्टिनोइड्स। मतलब जब भी HNO3 के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं एक्टिनोइड्स को तो एक पतला लेयर आ जाता है एक्टिनोइड्स के पास, जिस वजह से वो कम इफेक्ट डाल पाता है एक्टिनोइड्स पर। एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आयरन और स्टील होता है यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है वो पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मैंगनीज ऑक्साइड ड्राई बैटरी सेल में। टाइटेनियम यूज्ड इन एयरशिप एंड स्पेसशिप। टंगस्टन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फाइबर्स। जिंक यूज्ड as negative anode in dry batteries. Group 2 metals, coinous metals जिसको हम कहते हैं used in UK, कॉपर कॉइन्स, कॉपर कोटेड स्टील से जो बना हुआ रहता है, ठीक है। देन हम देखते हैं जीगर कैटेलिस्ट जो होता है। जीगर कैटेलिस्ट जो होता है वो टाइटेनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम मेथाइल से बनता है, और ये यूज़ होता है इन पॉलीथिलीन, ठीक है। फिर देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज़ होता है। निकेल कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स एंड बेंजीन। पैलेडियम क्लोराइड कैटेलाइज वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल। निकेल कैटेलाइज करता है हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स को।
आयन कैटेलाइज करता है हैवर प्रोसेस को। हैवर प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिक्सचर। वेनेडियम ऑक्साइड कैटेलाइज करता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस को। कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू प्रोड्यूस H2SO4 एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक क्लोराइड को हम डेलिक्यूसेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा है जो हमको याद करना है। ये सब अभी हम जितना भी पढ़े वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज था। देखो सोडियम क्लोराइड, जब ये क्या है, पोटासियम डाइक्रोमेट और एसिड में जब रिएक्ट करता है तो वो क्रोमिल बनता है, ठीक है। क्रोमियम क्रोमिल आयन बनता है जो कि रेड कलर का होता है और इसमें क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। फर्दर ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है सोडियम क्रोमेट बनता है। और जब ये फर्दर एसिड में रिएक्ट करता है तो CrO5 बनता है, ठीक है। याद रखना है, ठीक है ना। ये रेड कलर का होता है और ये क्रोमियम ऑक्साइड जो है जहाँ पर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये ब्लू कलर का है। ये येलो कलर का है सोडियम, ये क्या है? सोडियम क्रोमेट है, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट में होता है Cr2O7 होता है, ठीक है। तो ये येलो कलर का है और ये क्रोमिल आयन जो है वो है रेड कलर का, क्रोमिल क्लोराइड। डी ट्रांजिशन उसी में होगा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तभी डी ट्रांजिशन होगा। जिंक कैडमियम मरकरी हैव लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। सीरियम +3 सीरियम +4 बिलोंग्स टू अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है? टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। और ये CH3COO आयन जो होता है वो डीप रेड कलर का होता है। फिर ये ट्राई एमोनियम PMO12O40, इसको कहते हैं एमोनियम फॉस्फेम मेलिवडेट, ठीक है। फॉस्फेमेलिवडेट, ठीक है, एमोनियम फॉस्फेमेलिवडेट। देन है एमोनियम +1 में और सल्फेट -2 चार्ज होता है। नेशनल रिएजेंट होता है K2 मरकरी आयोडीड 4 और ये डिटेक्ट करता है एमोनिया को, ठीक है। प्रशियन ब्लू प्रिसिपिटेट होता है Fe4 अंडर कॉम्प्लेक्स में Fe साइनाइड 6। फिर ट्राइस है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रविडियम और ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, ठीक है। पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस थ्राइस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2SO4 गिव पोटासियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है वो साइज ऑफ आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर देखो मैंगेनेट आयन जो है, सॉरी ये परमैंगेनेट आयन है क्योंकि इसके पास -1 चार्ज है, और मैंगेनेट आयन होगा जिसके पास -2 चार्ज होगा। +6H+ + 5H2O2 गिव Mn2 + 5O2 8H2O, ठीक है। E0 इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा। फाइनली ये चैप्टर खत्म हो चुका है और जितना भी पॉइंट है ना सारा इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video and I hope you will understand this.